So the first example of the codominance is sickle cell anemia. You have also heard this name earlier in your lower classes. This disorder is caused by a recessive autosomal gene. Recessive autosomal gene यानी कि वो जीन जो कि अपनी रिसेसिव कंडीशन में जो है इफेक्ट शो करती है। और ऑटोजोमल क्यों बोला है इसको, क्योंकि ये जीन जो है वो आपके ऑटोजोम्स में प्रेजेंट होती है। आगे हम पढ़ेंगे इंट्रैक्शन जो कि सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। वो जीन्स जो हैं जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस की बात करेंगे, वो जीन्स आपके सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं, एक्स एंड वाई, इनके ऊपर प्रेजेंट होगी। लेकिन ये जो सिकल सेल एनीमिया कॉज करने वाली जो हमारी जीन है ये हमारे ऑटोजोम पे प्रेजेंट होती है। अब सिकल सेल एनीमिया क्या होता है आप जानते हैं। हमारी नॉर्मल आरबीसी की शेप कैसी होती है सभी जानते हैं, इट इज बाय कनकेव। तो उस जो हमारी शेप ऑफ आरबीसी है वो काफी एकोमोडेटिंग है, यानी कि उसमें काफी ज्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो एकोमोडेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। लेकिन इफ अ पर्सन इज हैविंग अ जीन HbS, नॉर्मल जीन इज HbA, अगर हम नॉर्मल जीन की बात करें तो वो HbA है एंड द जीन फॉर द सिकल सेल एनीमिया इज HbS। अगर किसी इंडिविजुअल के पास ये वाली जीन है तो उसका जो हीमोग्लोबिन उसके जो आरबीसीज होंगे उसकी शेप कैसी होगी, एबनॉर्मल होगी एंड इट वुड बी लाइक सिकल सेल, वो सिकल सेल शेप होगी। और सिकल सेल शेप के जो आपके आरबीसीज हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफी कम होगी, जिसकी वजह से वो जो इंडिविजुअल है उसको एनीमिया फेस करना पड़ेगा। ठीक है, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द HB। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से हमें जो है एनीमिया हो जाता है। तो अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें बेटा, इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच प्रोवाइड red color to your RBCs. It is made up of two parts, that is heme plus globin. Heme is a iron containing porphyrin ring, इसमें आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर होता है, जबकि हमारा ग्लोबिन जो है एक्चुअली ये प्रोटीनिशियस पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का। ये जो ग्लोबिन होता है बच्चों, ये ग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 ही हमारी बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, दिस हीमोग्लोबिन, द ग्लोबिन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज एक्चुअली अ क्वाटरनरी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर हैविंग 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन्स। ये जो हमारी बीटा चेन है इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाएंगे। क्योंकि ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया है इसमें जो प्रॉब्लम है, जो डिफेक्ट है, वो किस में डिफेक्ट होने की वजह से होता है, आपकी बीटा चेन में। तो अगर हम एक नॉर्मल बीटा चेन को बनाए बच्चों तो उसमें ये सारे के सारे अमीनो एसिड जो है वो अरेंज्ड होते हैं। यू ऑल नो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज व्हाट, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं, जिससे हमारे क्या बनेंगे, प्रोटीन। सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स। जो प्रोटीन बनाने के लिए हमारे अमीनो एसिड्स जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं बनाते हैं, जिससे हमारा अमीनो प्रोटीन्स बनेगा। तो अब इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है हमारे अमीनो एसिड्स की, वो अभी आपको स्ट्रक्चर्स जो है वो सिलेबस में नहीं है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं, कई सिंपल होते हैं, कई कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आपका हीमोग्लोबिन जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल बीटा चेन को बनाएं तो उसमें अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस, आप जानते हैं हमारे अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20 होते हैं। वी हैव 20 types of amino acids and it is also called as the magic 20। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है प्रोटीन्स का हम बायोकेमिस्ट्री में करेंगे। तो हम सीक्वेंस देख ले बच्चों किसकी, नॉर्मल बीटा चेन की। नॉर्मल बीटा चेन में सबसे पहले वलीन, उसके बाद हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, ग्लूटामिक एसिड, फिर से ग्लूटामिक एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे। मैंने सिर्फ 7 तक ही यहाँ पे बनाए हैं। अब देखेंगे आप, मैंने ये 6th वाले पे बॉक्स लगा दिया है।
वो क्यों लगाया है? क्योंकि जो हमारा सिकल सेल जो हमारा हीमोग्लोबिन होगा, जो हीमोग्लोबिन जो कि डिफेक्टेड होगा ड्यू टू सिकल, और उसकी शेप जो है उसकी वजह से आपके आरबीसी की शेप जो है वो सिकल सेल हो जाएगी, उसकी बीटा चेन नॉर्मल से कैसे डिफरेंट होगी? इसमें बाकी सीक्वेंस वैसे की वैसी ही है, आगे की सीक्वेंस वैसे की वैसी है, बट only at the 6th position the amino acid glutamic acid is displaced by amino acid valine. ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है आपका? वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है, और सिर्फ एक अमीनो एसिड के बदलने से ही हमारी जो आरबीसी की शेप है वो कैसी बन जाती है? सिकल शेप। नाउ इमेजिन कि एक अमीनो एसिड की सीक्वेंस के बदलने से आरबीसी की शेप बदल गई, आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बदल गई। ये आदमी नॉर्मल है और इस आदमी को क्या हो गया? इस आदमी को क्या हो गया है? अनीमिया हो गया है। ठीक है। सो अब देखें आप कि इतना सा फर्क पड़ने से कितना फर्क पड़ता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन। जब हम म्यूटेशन करेंगे तब आपको दोबारा से अच्छे से समझाएंगे। नाउ लुक, होता क्या है, अभी हमने जेनेटिक्स पढ़ के आए हैं, पीछे हमने +2 में पढ़ा है और अभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ाया, तो आपको बताया है कि जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो ट्रिपलेट कोड के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। डीएनए पे जो कोडिंग होती है, जेनेटिक कोड जो डीएनए पे कोड प्रेजेंट है उसको कौन रीड आउट करेगा? आपका एमआरएनए रीड आउट करेगा। तो जो हमारा डीएनए है, डीएनए के ऊपर सीक्वेंस जो है वो 6th जो अमीनो एसिड है उसके लिए क्या सीक्वेंस है? CTT। ठीक है। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दी 6th अमीनो एसिड। जो 6th अमीनो एसिड है उसके लिए सीक्वेंस है CTT। ठीक है। लेकिन अगर ये बीच वाले T की जगह A आ जाए, ये CTT की जगह CAT हो जाए, तो एमआरएनए इसको क्या रीड आउट करेगा? अब आप जानते हैं एमआरएनए जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगा। C इज कॉम्प्लीमेंट्री टू G, T इज कॉम्प्लीमेंट्री टू A, अनदर T इज कॉम्प्लीमेंट्री टू A। यानी कि जो डीएनए पे सीक्वेंस CTT होगी वो एमआरएनए पे सीक्वेंस क्या बनेगी? GAA। ठीक है। और इससे जो GAA से जो इस एमआरएनए जो GAA सीक्वेंस लेके आएगा उसको हमारी प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो कौन सा अमीनो एसिड सिलेक्ट करके बनाएगी? ग्लूटामिक एसिड। कौन सा बनाएगी? ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर ये CTT के बजाय CAT हो, इस T के बजाय यहां पर A आ जाए किसी भी रीजन की वजह से, एंड द रीजन इज म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? वी विल डिस्कस लेटर। If we are having CAT in place of CTT, so this would be read by mRNA as AUA. G is complemented to C, A is complemented to U. Why so? Because the mRNA don't have T. mRNA में तो RNA जो होता है वहां पे थायमिन नहीं होता है। ठीक है। तो A की जगह क्या आएगा? आपके क्या आ जाएगा? A की जगह यहाँ पे U आ जाएगा, और T की कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? A। सो जो सीक्वेंस एमआरएनए पे GAA बनी थी वो सीक्वेंस क्या बन गई? GUA। और GUA सीक्वेंस जब एमआरएनए पे बनती है तो उसको हमारी प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो रीड आउट करके कौन सा अमीनो एसिड बनाएगी? वेलिन। जिसकी वजह से हमारे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया? वलीन आ गया, क्योंकि यहां पर जो सीक्वेंस थी डीएनए में वो CTT की जगह क्या हो गई थी? CAT। तो यहां पे म्यूटेशन रीजन है। तो एक बेस पेयर के चेंज होने से, आप देखिए, एक बेस पेयर के चेंज होने से एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, एक अमीनो एसिड के चेंज होने से आपके आरबीसी की शेप ही जो है वो चेंज हो गई, और एक नॉर्मल आपका हीमोग्लोबिन जो है वो एबनॉर्मल या सिकल सेल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। तो देखेंगे ये आपने बड़े अच्छे से करना है, क्योंकि सिकल सेल अनीमिया का एग्जाम्पल हम 3 तरह की जीन इंटरेक्शन में यूज करते हैं। एक हम करेंगे इसको यूज कोडोमिनेंस में, एक इसको यूज करेंगे हम प्लियोट्रॉपी में, और एक इसको यूज करेंगे लेथल जीन्स में।
ठीक है, तो ये बड़े अच्छे से आपने याद करना है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब इसको हमें क्रॉस के थ्रू समझेंगे। एक नॉर्मल इंडिविजुअल जो है उसका जीनोटाइप होता है HbA एंड HbA। ठीक है, अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है उसका जीनोटाइप होगा HbA। अगर किसी इंडिविजुअल को सिकल सेल अनीमिया होगा तो उसका जीनोटाइप होगा HbA-HbS एंड दिस इंडिविजुअल इज कैरियर, जिसमें एक जीन जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोड करेगी और एक जीन जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोड करेगी, विच विल रिजल्ट इन सिकल शेप ऑफ द आरबीसीज। नाउ वी विल मैरी अ सिकल सेल इंडिविजुअल विद अनदर सिकल सेल इंडिविजुअल। बाय चांस ऐसा होता है कि एक सिकल सेल इंडिविजुअल की मैरिज जो है वो दूसरे सिकल सेल इंडिविजुअल के साथ हो जाती है। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं इनको माइल्ड अनीमिया जो है होता है। अब इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, ऐसे ऐसे, इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, ऐसे और ऐसे। नाउ टू सी द F1 जनरेशन वी विल मेड अ पुनेट स्क्वायर। हम पुनेट स्क्वायर बनाते हैं HbA-HbS, हमने फीमेल के मेल के यहां लिख लिए और इसके गैमेट्स HbA-HbS हमने जो है यहां लिख लिए। अब HbA-HbA यहां आगे ये इंडिविजुअल क्या हो गया, नॉर्मल। HbA-HbS ये इंडिविजुअल क्या हुआ, कैरियर। HbA-HbS अगेन कैरियर। HbS this individual will die soon after birth or in the mother's womb even, कि इसकी डेथ या तो पैदा होने के बाद हो सकती है या ये पहले भी अबॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें एक जीन नॉर्मल होगी, एक सिकल सेल अनीमिया के लिए होगी, वो इंडिविजुअल क्या कहलाएंगे, कैरियर्स। बिकॉज इनको खुद तो माइल्ड अनीमिया है लेकिन वो अपने आगे वाली जनरेशन को भी वो अनीमिया पास ऑन करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं कैरियर। लेकिन वो इंडिविजुअल जिसमें दोनों के दोनों जीन्स जो हैं एबनॉर्मल हैं, दोनों के दोनों जीन्स एबनॉर्मल आ जाते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को कोड करते हैं, ये इंडिविजुअल सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि इसके ब्लड में ऑक्सीजन, इसके हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही लो होगी, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगी और इंडिविजुअल जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। तो हमने जो इसकी रेशियो है वो क्या बनाई है, रेशियो ऑफ द F1 जनरेशन इज 1:2। 1 इंडिविजुअल इज नॉर्मल एंड 2 individuals are carrier, or the 25% individual are normal, 50% individual are carriers and another 25% individual have the chances that they may die after birth or even in the fetal condition। ठीक है, अब कोडोमिनेंस की बात करें। कोडोमिनेंस क्या बोलता है, कोडोमिनेंस बोलता है कि जब ये जीन प्रेजेंट होगी तो खुद को एक्सप्रेस करेगी ही करेगी। अब अगर हम मेंडल्स की बात कर लें, कैपिटल टी स्मॉल टी की, ये दोनों के दोनों अलील्स जो हैं, ये दोनों के दोनों जीन्स जो हैं वो एक ही ये दोनों के दोनों अलील्स जो हैं वो एक ही जीन के हैं। दीज आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ सिंगल जीन दैट इज HbA। नाउ दिस इज नॉट डोमिनेंट एंड दिस इज नॉट रिसेसिव। ना ये डोमिनेंट है ना ये रिसेसिव है, ना ये डोमिनेंट है ना ये रिसेसिव है, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट। अगर ये होगा तो ये भी खुद को एक्सप्रेस करेगा, ये होगा तो ये भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। सो दिस इंडिविजुअल इज अ कैरियर। ठीक है, तो कोडोमिनेंस क्या है कि ये जो हमारा इंडिविजुअल जिसमें कि 2 अलग अलग एलील्स प्रेजेंट हैं किसी ट्रेट के, तो वो दोनों के दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे इंडिपेंडेंटली और इक्वली। इनमें से ना ही कोई डोमिनेंट होगा ना ही कोई रिसेसिव होगा, ये दोनों के दोनों खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इंडिविजुअल जो है कैरियर बन रहा है। और ये इस इंडिविजुअल को माइल्ड अनीमिया भी है। ठीक है, मरता नहीं है ये, इसको अनीमिया है लेकिन ये मरता नहीं है, इतना अनीमिया नहीं कि मर जाए। अगर ये बिल्कुल, अगर इसमें HbS होता तो इसमें मर जाना था। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एबनॉर्मल जीन है और वो इंडिविजुअल जो हेट्रोजाइगस है वो आप उसको ना ही तो पूरी तरह नॉर्मल बोल सकते हैं ना ही उसको पूरी तरह से आप एबनॉर्मल बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द
कोडोमिनेंस मीन्स इन विच बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया बहुत अच्छे से करना है, हमने ये लीथल अलील में भी पढ़ना है, प्लेयोट्रॉफी में भी पढ़ना है, और आपका कोडोमिनेंस में भी पढ़ना है। नेक्स्ट इज दी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ब्लड ग्रुप्स। आप जानते हैं हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप जो है उसमें 4 तरह के हमें जीनोटाइप जो है देखने को मिलते हैं, 4 तरह के फिनोटाइप देखने को मिलते हैं। हमारे ब्लड ग्रुप या तो ए, बी या AB या O होता है। ठीक है, हम यहाँ पे RH फैक्टर की बात नहीं कर रहे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। किसी इंडिविजुअल का जो है वो A ब्लड ग्रुप क्यों होता है? क्योंकि उसके RBCs के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन होता है A। किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप बी क्यों होता है? क्योंकि उसके आरबीसी के सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो होता है बी। किसी इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ क्यों होता है? क्योंकि उसके सरफेस पे उसके आरबीसी के सरफेस पे कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होता। ठीक है, तो कोई इंडिविजुअल जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका जीनोटाइप हो सकता है IA एंड I। ब्लड ग्रुप भी आपने बड़े ध्यान से करना है, बिकॉज ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस एज वेल एज मल्टीपल अलील। तो कल मैं आपको मल्टीपल अलील कराऊंगी, तो ये आपने आज अच्छे से करना है, क्योंकि कल हम इसको और डिटेल में करेंगे। एनी इंडिविजुअल हैविंग ब्लड ग्रुप बी कैन हैव जीनोटाइप IB और स्मॉल I। एन इंडिविजुअल हैविंग AB ब्लड ग्रुप have the genotype only IB. An individual with blood group O is always have a genotype of small I. Now, how this comes to be an example of codominance? It comes to be an example of codominance because an individual having the genotype of IB will have the blood group of AB. अगर IA और IB जीन है तो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा AB, ना तो A होगा ना तो B होगा, बिकॉज नाइदर A इज डोमिनेंट जीन नाइदर नॉर B इज डोमिनेंट जीन। ना ही तो A डोमिनेंट जीन है ना ही B डोमिनेंट जीन है। यस, दीज बोथ आर डोमिनेंट ओवर दिस स्मॉल I। स्मॉल I के ऊपर ये दोनों के दोनों जीन्स डोमिनेंट हैं, लेकिन ये वाली जीन और ये वाली जीन दीज बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, सो दैट when these are present in heterozygous condition they will express them equally and independently, so that the individual have the genotype of AB, have the genotype phenotype of AB। अगर किसी का जीनोटाइप ये है तो phenotype होगा AB। Now let's consider a cross to understand this। बच्चा आपने ये ना पैटर्न का बहुत ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ, इसी तरह से आपने प्रॉपरली लिखना है। हमने एक इंडिविजुअल ले लिया मेल जिसका ब्लड ग्रुप A है, एक फीमेल ले ली जिसका ब्लड ग्रुप B है। अब जीनोटाइप की बात करें तो A जो ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मैंने दोनों ही लिख लिए। B वाले का जो जीनोटाइप है, हमारी जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप अगर B है तो जीनोटाइप ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मैंने दोनों के दोनों ही लिख लिए हैं। अब हम क्रॉस बनाएंगे F1 जनरेशन के लिए, तो हम पहले वाले में मैंने इसका और इसका क्रॉस करवाया है इस पुनेट स्क्वायर में, और इस पुनेट स्क्वायर में इसका और इसका क्रॉस जो है वो करवाया है। यहां पे हमने क्या ले लिया? IA IB एंड IB। यहां पर क्या ले लिया? IA स्मॉल I। समझ गए ना? मैंने गैमीट्स नहीं शो किए हैं, बट अब तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि गैमीट्स कैसे बनते हैं। गैमीट्स जब बनते हैं तो अलील जो है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। यहां पर नीचे मैंने क्या लिया? फीमेल के गैमीट्स क्या ले लिए? IB और स्मॉल I। अब हम क्रॉस करवाते हैं। IA IB क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप AB। IA IB क्या बनेगा? AB। IA IB AB IA IB AB। So if two persons having a blood group AB marry each other, then all the children would have the blood group AB। अगर मदर का ब्लड ग्रुप भी हमारा AB है, अगर हमारे मदर का ब्लड ग्रुप A है, हमारी फादर का ब्लड ग्रुप भी B है, और दोनों के दोनों जो हैं वो होमोजाइगस हैं A के लिए और B के लिए, तो जो भी बच्चे होंगे उन सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB। ठीक है, मदर विथ होमोजाइगस A ब्लड ग्रुप,
father with the homozygous A blood group and mother with the homozygous B blood group will have the children, 100% of the children would have the blood group AB. क्लियर है? इन द सेकेंड केस यहां पर भी जो हमारा फादर है उनका ब्लड ग्रुप है A, लेकिन इट इज हेट्रोजाइगस A, यानी कि एक ये वाली जीन है और एक ये वाली जीन है. इट इज हैविंग A ब्लड ग्रुप. क्यों? क्योंकि दिस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई. मैंने आपको पहले ही बता दिया कि A और B दिस बोथ आर डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आई. अच्छा, तो यहां पे हमने फादर का ब्लड ग्रुप बना दिया A और मदर का बना दिया B. नाउ क्रॉसिंग IA-IB, ब्लड ग्रुप क्या आया? AB. IB स्मॉल आई. ये आपको मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि जो डोमिनेंट जीन होती है उसको हम पहले लिखते हैं. तो IB इज डोमिनेंट, तो हमने इसको पहले लिख लिया, और स्मॉल आई रिसेसिव जीन है इसलिए इसको हमने बाद में लिखा. तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा? B. ये देखेंगे आप, अगर ऐसा इंडिविजुअल हो तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B. इन नेक्स्ट केस IA-I, इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? A. स्मॉल आई ब्लड ग्रुप क्या होगा? O. सो लुक एट द F1 रेशियो. अगर एक हेट्रोजाइगस मेल हैविंग ब्लड ग्रुप A and if a female with the blood group heterozygous B marry each other, then the probability of their children blood group is 25% of children may have blood group AB, 25% have the blood group A, 25% with B and 25% the probability of the blood group of the children is O. यानी कि ये इस तरह के पेरेंट्स होंगे तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप कुछ भी हो सकता है. जो उनके घर बेबी हुआ है उसका ब्लड ग्रुप AB भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, और उसका ब्लड ग्रुप जो है वो O भी हो सकता है. ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स एंड द कोडोमिनेंस. सो tomorrow we will discuss about the multiple alleles and other interaction. Okay, thank you.